हेलो एवरीवन, एज यू नो दिस साइड मेघा। और आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 11 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, जो 1870 से 1947 तक का टॉपिक है हमारा। सो लेट्स बिगिन। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो चैप्टर की स्टार्टिंग है बच्चे, वो यहाँ पर दे रखा है कि जो आप प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके बारे में, कि कैसे ब्रिटिश ने कन्क्वेस्ट किया है टेरिटरीज पर और कैसे टेक ओवर किया किंगडम्स को। इंट्रोडक्शन कैसे रही, नए लॉज की, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में क्या चेंजेस आए, क्या सिस्टम रहा, चेंजेस इन द लाइफ ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, कि किसानों की और ट्राइबल्स की लाइफ के अंदर कैसे चेंजेस आए थे। ये सारे टॉपिक्स हम प्रीवियस यहाँ पर सब तक पढ़ चुके हैं। एजुकेशनल चेंजेस, कि एजुकेशन के अंदर क्या बदलाव लाए गए थे 19वीं सेंचुरी में। डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन्स, डिबेट्स जो वुमेन्स की कंडीशन को लेकर की गई थी, कि विमेंस की कंडीशंस में क्या चेंजेस आए थे उसके बारे में। ठीक है, सती प्रथा और वो। चैलेंजेस टू द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को लेकर क्या चैलेंजेस को, सिस्टम को चेंज किया गया। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म क्या थे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टरमथ होता है कि इसके बाद इसके क्या रिजल्ट्स रहे या क्या चीज़ें हुई। द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट कैसे डिक्लाइन हुआ, कैसे डे बाय डे वो डाउन गया, और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कैसे हुई। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रीड अबाउट दीज इश्यूज, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन इश्यूज को लेकर, क्या हम सोच सकते हैं कि इंडियंस वर डिसकनेक्टेड विद ब्रिटिश रूल। डिसकंटेंटेड, सॉरी, जो अनहैप्पी होता है, कि जो इंडियंस थे वो क्यों खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स के साथ। इफ सो, हाउ वर डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिससेटिस्फाइड। अब जितने भी हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग ग्रुप्स की और जितनी भी क्लासेस की अगर हम बात करते हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, तो वो क्यों डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिशर्स से। यहाँ से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। अब पीपल्स के अंदर क्या था कि नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावनाएं हो रही जाग रही थी, सॉरी। द अबव मेंशन डेवलपमेंट लेड टू द पीपल टू आस्क अ क्रूशियल क्वेश्चन। अब लोगों के सामने एक ऐसा क्रूशियल क्वेश्चन हो रहा था, व्हाट इज दिस कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर होम इज इट मीन्ड, कि ये जो कंट्री है इंडिया, ये क्या है, किसने रखा इसका नाम और ये किसके लिए है। द आंसर दैट ग्रेजुअली, धीरे धीरे इसका आंसर भी निकल कर आ रहा था कि इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया क्या है, पीपल्स की है। ऑल द पीपल रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर, कि जितने भी पीपल्स हैं यहाँ पर, उनकी कास्ट को, कलर को, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर किसी का ध्यान न रखते हुए यहाँ पर जितने भी पीपल्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं, इंडियंस। ऑल द कंट्रीज रिसोर्सेज एंड सिस्टम वर मीन फॉर ऑल ऑफ देम। इस कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं, यानी इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी सिस्टम है, वो सब किसके लिए है, इंडिया के पीपल्स के लिए है। विद दिस आंसर came the awareness that the British were exercising control over the resources of India. अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स हैं वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं हमारे सारे रिसोर्सेज को, हमारी लाइफ्स को, पीपल्स के। एंड अंटिल दिस कंट्रोल वाज एंडेड, इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियंस। और ये सब जो हो रहा है ये इंडियंस के पीपल्स के लिए भी नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे पीपल्स क्या हुआ, कॉन्शियस होने लगे। कॉन्शियसनेस बिगन टू बी क्लियरली स्टेटेड बाय द पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी फॉर्म हो रही थी आफ्टर 1850, especially those that came into being in the 1870 and 1880. अब इस टाइम पर जो एसोसिएशन फॉर्म हुई 1870 और 1880s में, मोस्ट ऑफ दीज वर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल। ज़्यादातर उन्हें कौन चला रहे थे, इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल जो थे, सच एज लॉयर्स। द मोर इम्पॉर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा। अब कुछ एसोसिएशन के यहाँ नाम दे रखे हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट इसका नाम दे रखा है वो है पूना सार्वजनिक सभा। द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पर देखा जाए कि पूना सार्वजनिक सभा, इसका मीनिंग क्या बनता है। सार्वजनिक का मतलब इज ऑफ, फॉर, ऑफ ऑल द पीपल और फॉर ऑल द पीपल, मीन्स एक इसको कंसिडर किया जाएगा कि ये पीपल्स के लिए है। एंड इसके बाद सर्वजनिक यानी ऑफ द पीपल,
थ्रू मैनी ऑफ दीज एसोसिएशन फंक्शन इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री। इस तरह की कई एसोसिएशन थी जो कई जगहों पर कंट्री में काम कर रही थी। देयर गोल्स वर स्टेटेड एज द गोल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। उनका जो गोल था वो बिल्कुल सिंपल था, जैसा इंडियंस पीपल का गोल था, नॉट दोज ऑफ एनी रीजन। ये किसी एक रीजन का नहीं था, किसी एक कम्युनिटी का नहीं था, किसी एक क्लास का नहीं था। दे वर्क विद द आइडिया। उनका जो काम था वो क्या था, किस आइडिया को लेके चल रहे थे, दैट द पीपल शुड बी स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी के कंट्रोल में नहीं होते, फुल फ्री, ठीक है। अ मॉडर्न कॉन्शियसनेस, हम पीपल्स के अंदर बहुत सी कॉन्शियसनेस आ रही थी, एंड अ की फीचर ऑफ नेशनलिज्म, और उनके अंदर नेशनलिज्म के फीचर्स देखने को मिल रहे थे। इन अदर वर्ड्स, अगर हम और शब्दों में बात करते हैं, दे बिलीव दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड, कि जो इंडियन पीपल है क्या होने चाहिए, उनको पावर्ड करना चाहिए, एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। मतलब अगर कोई भी हमारे प्रॉब्लम्स होती है तो हमें खुद से उसके लिए डिसीजंस लेना चाहिए। इंडियंस को एटलीस्ट इतना अवेयर होना चाहिए। द डिससेटिस्फेक्शन विद द ब्रिटिश रूल, कि जो डिससेटिस्फेक्शन हो रही थी, जो असंतोष, अनहैप्पीनेस थी ब्रिटिश रूल के साथ, वो कब इंटेंसिफाइड हो रही थी, 1870 से लेकर 1890 तक बढ़ती जा रही थी। क्योंकि इस टाइम में एक आर्म एक्ट पास किया। आर्म एक्ट क्या था, 1878 में आया था, जिसमें डिसअलॉय किया गया था इंडियंस को कि वो अपने पास कोई भी हथियार नहीं रख सकते। इन द सेम ईयर, इट मीन्स कि 1878 के अंदर ही एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पास हुआ, जिसमें क्या था कि इन एफर्ट्स टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, कि इट मीन्स जो भी कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा तो उसे चुप करवा दिया जाएगा। The act allowed the government to confiscate the assets of newspaper, including their printing press, if the newspaper published anything that was found objectionable, कि वो कोई भी चीज़, चाहे वो न्यूज़पेपर है चाहे प्रिंटिंग प्रेस है, कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिख सकता। अगर कुछ ऐसा पाया जाएगा तो वो ऑब्जेक्शनेबल होगा। इट मीन्स आपको सिर्फ गवर्नमेंट की फेवर में ही लिखना होगा। इन 1883 देयर वाज अ फ्यूरर, अब यहाँ पर एक फ्यूरर हुआ ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द एल्बिट बिल। अब 1883 के अंदर एक एल्बिट बिल पास किया। इस बिल में क्या था, द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश ऑफ यूरोपियन पर्सन बाय इंडियंस। अब एल्बिट बिल में क्या था कि इंडियंस को भी इक्वलिटी देने की बात की जा रही थी, कि जिस तरह से अब यहाँ क्या होगा कि जो इंडियंस हैं वो यूरोपियंस को क्या करेंगे, जज करेंगे, एंड सॉट इक्वालिटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियन जजेस इन द कंट्री। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि इक्वालिटी बनाई जाए किसी तरह से ब्रिटिशर्स और इंडियन जजेस के बीच में। बट व्हेन वाइट ऑपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट, अब इसको पोज किसने किया, इस बिल को वाइट पीपल्स ने पोज किया। वो नहीं चाहते थे, वो तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आपको ये बिल वापस लेना ही होगा। द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। अब ये जो इवेंट था ये क्या बताता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। रेशियल क्या होता है, रंग भेद। वो अपने आप को, वो वाइट पीपल थे और हम किस में आते थे, ब्लैक पीपल्स, उनके कंपैरेटिवली। द नीड फॉर एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हैड बीन फेल्ट सिंस 1880। अब यहाँ पर किसकी नीड फील होने लगी, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें एजुकेटेड इंडियंस पीपल्स होने चाहिए। बट द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, लेकिन एल्बर्ट बिल की जो कंट्रोवर्सी थी वो क्या होती जा रही थी, डीपेंड होती जा रही थी, इस डिज़ायर को और बढ़ा रही थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया और उसमें कितने डेलीगेट्स थे, 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मेट एट बॉम्बे। वो कहाँ मिलते हैं, बॉम्बे में, इन दिसंबर 1885 में। तो जो अर्ली लीडरशिप थी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर, अमंग अदर्स। इसके अलावा भी कुछ और लीडर्स थे, वो इज लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कैलकाटा। ये ज़्यादातर लोग कहाँ से मिले थे, बॉम्बे और कैलकाटा से। नौरोजी ए बिजनेसमैन एंड पब्लिश्ड, ये क्या थे, एक बिजनेसमैन थे और पब्लिश थे। अब पब्लिश क्या होता है ये देखिए, publish someone who publicize an idea by circulating information, writing reports, speaking at meeting। पब्लिसिस्ट वो होता है जो पब्लिसाइज करता है लोगों के अंदर, ये चीज़ सर्कुलेट करता है, इंफॉर्मेशन देता है, रिपोर्ट्स लिखता है, बोलता है लोगों को के बाद, स्पीकिंग मतलब एट मीटिंग्स के बीच में अपनी बात को रखता है, वो पब्लिसिस्ट कहलाता है। ये कहाँ सेटल थे, लंदन में।
एंड फॉर अ टाइम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के टाइम पर गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट। और ये किसे गाइडेड कर रहे थे? यंगर्स, जो यंग नेशनलिस्ट थे। अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर हुए हैं एओ ह्यूम, उन्होंने भी एक पार्ट प्ले किया था जिसमें ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम द वेरियस रीजन टुगेदर। वो चाहते थे कि अलग अलग एरिया से कुछ इंडियंस मिलकर एक हो जाएं। अ नेशन इन द मेकिंग, it has often been said that the Congress in the first 20 years was moderate। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो फर्स्ट 20 years में ये मॉडरेट थी इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स। इनके ऑब्जेक्टिव्स को अगर देखते हैं और इनके मेथड्स को देखते हैं तो ये मॉडरेट्स में काउंट होते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियन। उस पीरियड में इन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी इंडियंस के लिए इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। इट वॉन्टेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब वो क्या चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हों, जिनके पास बहुत सारी पावर्स हो। एंड इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस, उनको बहुत सारे रीजन्स में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए वेयर नन एग्जिस्टेड, जहाँ पर कोई भी अभी तक कोई भी ऐसी लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। इट डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजिशन इन द गवर्नमेंट। इसके साथ साथ कांग्रेस ने क्या आवाज़ उठाई कि इंडियंस को भी हाई पोजीशंस पर गवर्नमेंट जॉब में अपॉइंट किया जाना चाहिए। फॉर दिस पर्पस इट कॉल्ड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। इसके लिए इन्होंने एक चीज़ और रखी कि हमें हमारे यहाँ पर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स करवाए जाने चाहिए टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, नॉट जस्ट इन लंदन। जो पहले लंदन में होते थे वो क्या है कि वो अब सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम इंडिया में भी करवाए जाने चाहिए। द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पार्ट ऑफ अ मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म। अब ये जो डिमांड थी इंडियनाइजेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, ये भी क्या थी? एक पार्ट थी किसकी? मूवमेंट की, जो किसके अगेंस्ट चल रहा था? रेसिज्म के अकॉर्डिंग के अगेंस्ट। सिंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब एट द टाइम वर मोनोपोलाइज्ड बाय वाइट। अब इस टाइम पे क्या था कि जितनी भी हाईएस्ट जॉब की पोस्ट होती थी उनको कौन देखते थे? सिर्फ वाइट पीपल, वाइट ऑफिशियल्स ही थे। एंड द ब्रिटिश जनरली एज्यूम दैट इंडियंस कुड नॉट बी गिवन पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको लगता था कि इंडियंस को कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, ये इस लायक ही नहीं है, ये ब्रिटिशर्स का मानना था। Since British officers were sending a major part of their large salaries home। अब यहाँ क्या था कि इतनी जो भी इनको मेजर पार्ट सैलरीज का मिलता था ब्रिटिश ऑफिसर्स, वो क्या कर रहे थे? वो अपने घरों में भेज देते थे। इंडियनाइजेशन इट वॉज होप्ड वुड ऑल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड। अब इंडिया से जितनी भी खजाना था, जितना भी पैसा था, वो धीरे धीरे कहाँ जा रहा था? वहाँ पर इंग्लैंड में भेजा जा रहा था। अदर डिमांड्स इंक्लूडिंग द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी। इसके अलावा जो कांग्रेस की डिमांड थी कि सेपरेट कर दिया जाए जुडिशरी को फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द रिपेल ऑफ आर्म एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। रिपेल, अब ये बात कर रहे थे कि हम लोगों को, रिपेल का मतलब क्या होता है? टू अंडू लो, कि जो लो आपने पहले बनाया उसे अंडू कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। टू ऑफिशियली एंड द वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज अ लॉ, कि आपका जो ये लॉ बनाया गया है ये लॉ सही नहीं है। लॉ क्या था? आर्म एक्ट। आपको पता है ना 1878 में आया था कि आर्म एक्ट की कोई अपने पास हथियार नहीं रख सकता। इसके साथ साथ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी डिमांड वो कर रहे थे पीपल्स के लिए। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। अब इसके साथ साथ कांग्रेस ने इकोनॉमिक इश्यूज को भी उठाया। इट डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी, कि जो ब्रिटिशर्स है वो हमें किसकी तरफ ले जा रहे हैं? गरीबी की तरफ। एंड फेमाइंस, हमारे यहाँ भुखमरी फैल रही है। इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू, वो लोग अपना क्या कर रहे हैं? लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। एंड इम्पोवरिश्ड पीजेंट्स एंड जमींदार, और हम लोगों के लिए क्या हो रहा है? यहाँ सर्वाइव करना भी मुश्किल होता जा रहा है, चाहे वो किसान है, जमींदार है। एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेन टू यूरोप, और जितना भी यहाँ पर ग्रेन हो रहा था उसको वो साथ साथ एक्सपोर्ट कर रहे थे यूरोप में, जिससे क्या हो रहा था? यहाँ पर फूड शॉर्टेज क्रिएट हो रही थी। कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। कांग्रेस की क्या डिमांड थी? कि आप रेवेन्यू कम कीजिए। कट इट मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जितने भी मिलिट्री के एक्सपेंडिचर थे इंग्लैंड वालों के, वो सारे हमारे से लिए जा रहे थे, कि आप उसे भी बंद कीजिए मिलिट्री एक्सपेंडिचर को। एंड मोर फंड फॉर इरिगेशन, हमें ज़्यादा फंड्स दीजिए सिंचाई के लिए। इट पास मैनी रेजोल्यूशन, कुछ रेजोल्यूशंस पास भी हुए ऑन द सॉल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर अब्रॉड एंड द सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट डेवलपर। इस टाइम पर बहुत सारे लोग थे, आपको पता है सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स देना पड़ रहा था। जो इंडियन लेबर्स थे उनको भेजा जा रहा था एज अ स्लेव के वे में अब्रॉड में,
और जो जितने भी फॉरेस्ट डिवेलपर्स थे, फॉरेस्ट डिवेलपर्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रहने वाले, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। क्यों करनी पड़ रही थी? क्योंकि उनसे भी जो कहा गया था कि अगर आप इसके अंदर आओगे, फॉरेस्ट में जाओगे, तो आपको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ेंगे, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, कॉज्ड बाय इंटरफेयरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब फॉरेस्ट डिवेलपर्स के साथ कौन कर रहा था इंटरफेयर? फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। All this shows that despite being a body of the educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional group, जमींदार और इंडस्ट्रियल। ये चीज़ें क्या दिखाती हैं कि अब यहाँ पर कांग्रेस क्या थी, कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से चेंजेस लाए जा सके। यहाँ पर आवाज़ उठाई जा रही थी प्रोफेशनल ग्रुप्स के लिए, जमींदार्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस। अब जो मॉडरेट लीडर्स है वो क्या चाहते थे कि किसी तरह से पब्लिक अवेयरनेस डेवलप हो, जितना ये अनजस्ट नेचर ब्रिटिश रूल की चल रही है। दे पब्लिश न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, आर्टिकल्स लिखे एंड शोज हाउ ब्रिटिश रूल वाज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री, कि किस तरह से ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ इकोनॉमिक विनाश लेकर आया है। दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस, वो अपनी स्पीचेस के अंदर ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज करते थे। एंड सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, वो चाहते थे कि किसी तरह इकट्ठे होकर हम सब आवाज़ उठाएं। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैज़ रिस्पेक्ट फॉर द आइडल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, उनको लगता था कि ब्रिटिश भी हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारे आइडियाज़ की, हमारे फ्रीडम की, हमारे लिए जस्टिस की। वट वॉज नेसेसरी देयरफॉर वॉज टू एक्सप्रेस दिस डिमांड and make the government aware of the feelings of Indian। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था कि अपनी डिमांड्स को एक्सप्रेस करना, गवर्नमेंट को अवेयर करना कि क्या हमारी फीलिंग्स है इंडियंस की। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, फ्रीडम क्या है? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। By the 1890s, many Indians begins to raise question about the political style of the Congress। अब 1890s तक बहुत सारे इंडियंस ने क्वेश्चंस रेज किए, किसको लेकर? पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ कांग्रेस को लेकर। इन बंगाल, महाराष्ट्र, इन पंजाब, लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय वॉज बिगनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव एंड मेथड। अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो कांग्रेस थी वो मॉडरेट ऑब्जेक्टिव थे उनके। अब यहाँ पर ये जो लाल बाल पाल है, जिनको कहा जाता है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इनके रेडिकल ऑब्जेक्टिव थे और मेथड्स थे। दे क्रिटिसाइज, उन्होंने किसको क्रिटिसाइज किया? मॉडरेट्स को, फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, कि आप ये प्रार्थना मत कीजिए। एंड एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, कि आप खुद की अहमियत को समझिए। एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क, हमें अब कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करने होंगे। दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिले ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, कि लोग अपनी पावर को जाने, नॉट ऑन द गुड इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। हमें किस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए? कि गवर्नमेंट की अच्छी इंटेंशन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, इसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। पीपल मस्ट फाइट फॉर सफराज, हमें किसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए? सफराज के लिए। तिलक रेज दैट स्लोगन, तिलक ने क्या किया? एक स्लोगन को रेज किया कि फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, कि जो फ्रीडम है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं पाकर रहूँगा। इन 1905 के अंदर वाइसरॉय कर्जन, इन्होंने पार्टीशन किया बंगाल का। एट दैट टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस टाइम पर बंगाल जो था एक बहुत बड़ा रीजन एरिया था इनका ब्रिटिश इंडिया का। एंड इंक्लूडेड, उस टाइम पर उसमें क्या इंक्लूड था? बिहार एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा। द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अब यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या आर्ग्यू करते हैं कि ये क्यों किया गया इसको पार्टीशन? वो कहते हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इसका पार्टीशन किया है। बट व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन? यहाँ पर क्या मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का? कन्वीनियंस होता है हमारी खुद की, मतलब ईजी करने के लिए, ठीक है। सो हुज कन्वीनियंस डिड इट रिप्रेजेंट, कि किसकी कन्वीनियंस यहाँ रिप्रेजेंट करती है? सो क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल। यहाँ किसका इंटरेस्ट नजर आ रहा था? सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स का और बिजनेसमैन का। इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम द प्रोविंस, यहाँ पर क्या था कि कुछ जो नॉन बंगाली एरियाज थे उनको भी रिमूव कर दिया गया था प्रोविंस से। द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज इट विद असम, और गवर्नमेंट ने क्या किया था? ईस्ट बंगाल को अलग करके किसके साथ मर्ज कर दिया था? असम के साथ। सो परहैप्स द मेन ब्रिटिश मोटिव वर
टू द कर्टेल द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली। अब नहीं चाहते थे, ब्रिटिश का मोटिव क्या था कि जो बंगाली है पॉलिटिशियन वो ज़्यादा मतलब किसी तरह इन्फ्लुएंस ना कर पाए। कर्टेल होता किस तरह से किसी पर रोक लगाना, स्प्लिट द बंगाली पीपल, इसलिए इनको अलग अलग कर दिया गया। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरेटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया। अब जो पार्टीशन हुआ बंगाल का वो उसकी वजह से लोग पूरे इंडिया के गुस्से में थे। ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस मॉडरेट एंड रेडिकल्स एज दे मे बी कॉल्ड अपोजिट, जितने भी यहाँ पर सेक्शन देखे जाएंगे कांग्रेस की, चाहे वो मॉडरेट है चाहे रेडिकल्स हैं, उन्होंने इसको अपोज किया, इसकी गेस्ट आवाज़ उठाई। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स हुए, डेमोन्स्ट्रेट किए गए, वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोबल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेक्ट डेवलप, कि बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया। द स्ट्रगल दैट अनफोल्ड केम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट। जो स्ट्रगल हुआ उसको क्या नाम दिया गया? स्वदेशी मूवमेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विद एकोज एल्सवेयर टू। इस इकोज क्या होता है कि इसकी जो गूंज थी वो कई और जगहों पर भी गूंज रही थी। इन डाल्टिक आंध्रा, और कहाँ कहाँ पर? डेल्टिक आंध्रा फॉर इंस्टेंट इट वॉज नोन एज, वहाँ पर इसे किस नाम से जाना जा रहा था? वंदे मातरम मूवमेंट्स के नाम से। द स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज ब्रिटिश रूल। अब ये जो स्वदेशी मूवमेंट था इसका मेन वो मोटिव क्या था कि अपोज करना ब्रिटिश रूल को एंड इनकरेज द आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प, कि हमें खुद की मदद करनी होगी। स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन एंड यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज टू फाइट फॉर स्वराज। द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि हमें खुद की प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए, हमें बाइकआउट करना चाहिए ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस का और गुड्स उनके प्रोडक्ट्स का। सम इंडिविजुअल्स ऑल्सो बिगिन टू सुजेस्ट, यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स ने भी सुजेस्ट किया कि हमें रेवोल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी, अब यहाँ पर ज़रूरी है जिससे हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकाल पाएँ अपने देश से। द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, जब शुरुआत में 20th सेंचुरी की वर मार्क्ड बाय अदर डेवलपमेंट एज वेल, तब और भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी। अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स, जितने भी मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब थे, फ्रॉम द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका इन 1906, उन्होंने क्या किया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में फॉर्म की थी 1906 में। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, लीग क्या कर रही थी? सपोर्ट कर रहे थे किसको? कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को। इट डिजायर्ड सेपरेट इलेक्टोरल, अब यहाँ पर उनको किस चीज़ की नीड फील हो रही थी? सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की, ठीक है। अ डिमांड कंसीड बाय द गवर्नमेंट इन 1909, अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए अभी इच्छुक नहीं थी। सम सीट्स इन द काउंसिल वर नाउ रिजर्व, अब कुछ सीट तो रिजर्व कर दी गई मुस्लिम के लिए, हु वुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स, उनको कौन इलेक्ट करेगा? मुस्लिम वोटर्स। दिस स्टैम्पेड politician to gather a following by distributing favors to their own religious group। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लीडर्स थे, पॉलिटिशियंस थे जो किसकी फेवर कर रहे थे? अपने ही रिलीजियस ग्रुप की। Meanwhile, the Congress split in 1907. The moderates were opposed to the use of boycott. अब यहाँ पर जो कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पर जो मॉडरेट्स थे वो अपोज कर रहे थे कि क्या करना चाहिए? वो यूज़ ऑफ बाइकआउट का, कि बाइकआउट को अपोज किया जा रहा था। दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फोर्स, किससे क्या होगा कि फोर्स की ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी। आफ्टर द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स विद तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड। अब यहाँ पर कांग्रेस के अंदर जो तिलक थे उनके साथ साथ उनकी कुछ फॉलोअर्स भी थे जो बाहर उनकी हेल्प कर रहे थे। द टू ग्रुप रीयूनाइटेड, अब यहाँ पर दो ग्रुप्स को रीयूनाइट किया गया दिसंबर 1915 में। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीडर्स साइन द हिस्टोरिकल लखनऊ पैक्ट। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे और मुस्लिम लीग के थे उन्होंने क्या किया? लखनऊ पैक्ट पर, समझौते पर क्या साइन किए। एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर, अब उन्होंने एक साथ काम करने का डिसाइड किया। फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री, ताकि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सके देश के अंदर। यहाँ पर हमारा यहाँ फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।